नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम विदेश से कोई सामान मंगवाते हैं या कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में पैसा लगाती है, तो इन सारे पैसों का हिसाब किताब आखिर रखा कैसे जाता है? यहीं पर एंट्री होती है भुगतान शेष यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। तो आज हम इसी बड़े ही दिलचस्प टॉपिक को समझने वाले हैं कि ये है क्या, काम कैसे करता है और किसी भी देश की आर्थिक सेहत के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, इस पूरे विश्लेषण में हम चार मेन हिस्सों पे बात करेंगे। पहले चालू खाते यानी करंट अकाउंट को समझेंगे, फिर पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अकाउंटिंग और दूसरी चीजें क्या होती हैं, और आखिर में स्वायत्त और प्रेरित मदों में क्या फर्क है, इसे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं, चालू खाता या करंट अकाउंट। असल में ये खाता ही हमें बताता है कि कोई देश बाकी दुनिया के साथ सामान, सर्विस और पैसे का लेन देन कैसे कर रहा है। तो ये चालू खाता है क्या चीज़? आप इसे किसी देश का दुनिया के साथ होने वाला महीने का बजट मान सकते हैं। इसमें उन सभी लेन देन का रिकॉर्ड होता है जिनसे देश को कमाई होती है या देश का पैसा खर्च होता है, जैसे सामान का आयात निर्यात या फिर सर्विसेज का लेन देन। मतलब ये हमें सीधे सीधे बता देता है कि कोई देश दुनिया से कमा ज्यादा रहा है या खर्च ज्यादा कर रहा है। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, भुगतान शेष की पूरी कहानी इन्हीं दो बड़े हिस्सों के आसपास घूमती है। एक है चालू खाता और दूसरा है पूंजी खाता। जहां एक तरफ चालू खाता देश की रोज की कमाई और खर्चों को दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ पूंजी खाता देश के एसेट्स और लायबिलिटीज यानी संपत्ति और देनदारियों पर नजर रखता है। ये बंटवारा हमें देश के आर्थिक लेन देन को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। अब देखिए, ये जो टेबल है ना, ये चालू खाते को तीन हिस्सों में तोड़कर दिखाती है। पहला है वस्तुओं का व्यापार, मतलब वो चीजें जिन्हें हम देख छू सकते हैं, जैसे गाड़ियां, मशीनें या मोबाइल फोन जिनका हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा है सेवाओं का व्यापार। सोचिए, भारत की आईटी कंपनियां जो विदेशों को अपनी सर्विस देती हैं, ये अदृश्य हैं क्योंकि आप इन्हें छू नहीं सकते। और तीसरा है एक तरफा ट्रांसफर। मान लीजिए कोई विदेश में काम करके अपने घर पैसे भेज रहा है, तो वो इसी में आता है क्योंकि उसके बदले में कोई सामान या सर्विस नहीं दी गई है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि आखिरकार हम नतीजे पर पहुंचते कैसे हैं। हिसाब एकदम सीधा है। हमने जितने का सामान बेचा उसमें से जितने का खरीदा उसे घटा दो, फिर जितनी सर्विसेज बेची उसमें से खरीदी हुई सर्विसेज को घटा दो, और आखिर में हमें बाहर से जितना पैसा मुफ्त में मिला उसमें से हमने जो बाहर भेजा उसे घटा दो। जब हम इन तीनों नतीजों को जोड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा चालू खाता फायदे में है या नुकसान में। चलिए अब भुगतान शेष के दूसरे बड़े पिलर यानी पूंजी खाते की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर में कैसे फिट होता है। तो ये पूंजी खाता क्या है? देखिए, अगर चालू खाता देश की कमाई और खर्च का हिसाब था, तो पूंजी खाता देश की संपत्ति और देनदारी का हिसाब है। इसमें वो सारे लेन देन आते हैं जिनसे किसी देश की संपत्ति या उसके कर्ज में कोई बदलाव आता है। जैसे कि जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर फैक्ट्री लगाती है, तो वो इसी खाते में दर्ज होता है। इस डायग्राम में पूंजी खाते के मुख्य हिस्से साफ दिख रहे हैं। इसमें सरकारी सौदे भी हैं और प्राइवेट कंपनियों या लोगों के सौदे भी। लेकिन सबसे दिलचस्प हैं निवेश के दो तरीके। एक है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई। इसका मतलब है कोई विदेशी कंपनी यहां आकर फैक्ट्री जैसी कोई संपत्ति खरीदती है और उस पर उसका पूरा कंट्रोल होता है। दूसरा है पोर्टफोलियो निवेश या एफपीआई, जिसमें कोई विदेशी निवेशक बस किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, लेकिन कंपनी को चलाने में उसका कोई सीधा हाथ नहीं होता। तो यहां पर एक बहुत जरूरी नियम समझना है कि पैसे के आने जाने को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। नियम बहुत सीधा है। जब भी किसी सौदे से विदेशी करेंसी देश के अंदर आती है, तो उसे हम क्रेडिट या प्लस के निशान से दिखाते हैं, और जब भी विदेशी करेंसी देश से बाहर जाती है तो उसे हम डेबिट या माइनस के निशान से दिखाते हैं। बस इतना ही। अब हम उन चीजों को देखेंगे जो ये पक्का करती हैं कि ये पूरा भुगतान शेष का खाता आखिर में बैलेंस हो जाए, मतलब बराबर हो जाए। देखिए, कागज पर तो इन खातों को हमेशा बराबर होना चाहिए, लेकिन असल दुनिया में हिसाब में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो ही जाती है। इसीलिए ये दो बैलेंसिंग आइटम होते हैं। पहला है भूल चूक। ये बस आंकड़ों की छोटी मोटी गलतियों को एडजस्ट करने का एक तरीका है। और दूसरा जो बहुत ही जरूरी है वो है सरकारी रिजर्व सौदे। ये काम देश का सेंट्रल बैंक करता है, जैसे भारत में आरबीआई। अगर देश में डॉलर की कमी हो जाए तो आरबीआई अपने भंडार से डॉलर निकालकर बैलेंस बनाता है, और अगर डॉलर ज्यादा हो जाएं तो उन्हें खरीद कर अपने भंडार में रख लेता है। और ये एक सिंपल सा फॉर्मूला पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देता है।
चालू खाते और पूंजी खाते को जोड़ने के बाद जो भी थोड़ा बहुत फर्क बचता है वो आखिर में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में हुए बदलाव के बराबर होता है। मतलब अगर सब कुछ जुड़ने के बाद हमारे पास विदेशी पैसा बचता है तो हमारा रिजर्व बढ़ जाता है, और अगर कमी होती है तो रिजर्व घट जाता है। ये जो टेबल है ये एक नज़र में पूरी तस्वीर साफ कर देती है। बाएं तरफ वो सभी चीज़ें हैं जिनसे देश में विदेशी पैसा आता है, यानी हमारी सारी कमाई, जैसे सामान बेचना या विदेशी निवेश आना, और दाएं तरफ वो सभी चीज़ें हैं जिनसे विदेशी पैसा देश से बाहर जाता है, यानी हमारे सारे खर्चे, जैसे विदेश से सामान खरीदना या कहीं बाहर घूमने पर पैसा खर्च करना। और अब आखिर में चलिए समझते हैं कि ये जो लेन देन होते हैं इनके पीछे का मकसद क्या होता है। इसके आधार पर इन्हें दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हैं स्वायत्त मदे। ये वो सारे आम अंतर्राष्ट्रीय लेन देन हैं जो कंपनियां और लोग सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए करते हैं। जैसे कोई कंपनी अपने सामान को विदेश में इसलिए बेचती है ताकि उसे प्रॉफिट हो। इन सौदों को करते वक्त कोई ये नहीं सोचता कि देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर क्या असर पड़ेगा, इसीलिए इन्हें रेखा के ऊपर की मदें या अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं। और दूसरी तरफ है प्रेरित मदें। ये लेन देन मुनाफा कमाने के लिए बिल्कुल नहीं किए जाते। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, स्वायत्त लेन देनों की वजह से जो घाटा या फायदा हुआ है उसे बराबर करना। यह आमतौर पर सरकार या सेंट्रल बैंक करता है ताकि आखिर में हिसाब बराबर हो सके। इसीलिए इन्हें रेखा के नीचे की मदें या बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं। यहां पर आप सीधा सीधा फर्क देख सकते हैं। स्वायत्त मदें भुगतान शेष में असंतुलन की वजह बनती हैं, जबकि प्रेरित मदें उस असंतुलन को ठीक करने का नतीजा होती हैं। एक तरह से एक कारण है तो दूसरा उसका समाधान। और ये फ्लोचार्ट पूरी प्रक्रिया को एक साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता है। आप देख सकते हैं कि रेखा के ऊपर के लेन देनों से या तो घाटा होता है या फायदा, जिससे एक असंतुलन पैदा होता है। फिर इस असंतुलन को बराबर करने के लिए रेखा के नीचे की गतिविधियां जैसे सरकारी रिजर्व का इस्तेमाल करके बैलेंस को वापस लाया जाता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। सोचिए, अगर किसी देश को अपने अंतर्राष्ट्रीय खातों को बराबर करने के लिए बार बार रेखा के नीचे वाले सौदों का सहारा लेना पड़ रहा है, जैसे कि अपने रिजर्व को खर्च करना या उधार लेना, तो ये उसकी अर्थव्यवस्था की सेहत और उसकी कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में क्या इशारा करता है?